और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। हर एक खबर जिससे आपका सरोकार आपके पसंदीदा अंदाज में आज मौजूद होगी बिग एंड बोल्ड में। लेकिन पहले ये देखिए कि वो खबरें कौन सी हैं जो खास तौर पर फोकस में रहेंगी। जाति पर जारी तकरार के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रहार की बात होगी और बात 6.2 के ट्रेमर की भी होगी, जिसकी वजह से आज दोपहर नेपाल टू दिल्ली धरती हिल गई। जानमाल का कितना नुकसान हुआ ये भी आपको बताएंगे। क्या ताकीद करती है ये खबर ये भी आप जानेंगे। लेकिन साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कनाडा के पीएम ट्रूडो की 10 अक्टूबर को लेकर टेंशन क्या है, बिग एंड बोल्ड आपको बताएगा। और साथ ही दिखाएंगे तुर्की की संसद पर हुए आतंकी हमले का प्रेसिडेंट एर्दोगन ने 48 घंटे के भीतर कैसे ले लिया बदला। लेकिन पहले देखिए ये अहम खबर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से दबंगई का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि रंगदारी देने से इनकार करने पर एक युवक ने खुलेआम तमंचा तान दिया। जैसे ही बदमाश ने अपनी कमर में फंसा तमंचा निकाला तो मौके पर मौजूद युवक अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाकर भागा और चंद सेकंड्स में पूरा इलाका खाली हो गया। इस दौरान बदमाश के दो साथी और भी लौट आए, जिनमें से एक के हाथ में धारदार हथियार था तो दूसरे ने लोहे की रॉड थाम रखी थी। मामला बीसलपुर के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का है। आरोप है कि दबंग रंगदारी वसूलने के लिए एक जिम के बाहर पहुंचे थे, जिसके बाद कहासुनी हुई और एक बदमाश ने देसी तमंचा लोड कर लिया, जबकि उसके दो साथी भी हमलावर हो गए। बदमाशों की खुलेआम गुंडई जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और जयपुर की सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नोटों की बारिश होने लगी, जिसके बाद नोट लूटने वालों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया। ये नोट कार पर चढ़ा एक शख्स उड़ा रहा था, जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और लाल रंग का जैकेट पहने हुए था। इस दौरान ये सभी को इशारा करके बुला भी रहा था और नोट उठाने के लिए कह रहा था। ये शख्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज मनी हाइस्ट के किरदार की तरह लग रहा था और उसी तरह हरकतें भी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार मनी हाइस्ट सीरीज का नया सीजन जयपुर में शूट किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में ओल्ड बॉम्बे मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दुकान बंद थी, जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ग्राउंड फ्लोर में लगी आग ने पूरी बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। आग के तांडव की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आज दोपहर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत डोलने लगा और बड़े इलाके में काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान कई लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर बाहर निकल आए। ऊंची इमारतें और ऑफिस भी कुछ ही देर में खाली हो गए। भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक महसूस किए गए और इमारतें झूलती रहीं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है और इसका केंद्र नेपाल के दिपायल से 38 किलोमीटर दूर जमीन से 5 किलोमीटर नीचे गहराई में पाया गया। भूकंप दोपहर ठीक 2:51 पर आया, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे बड़े इलाके में महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप की तीव्रता अगर 5.4 से ज्यादा की होती है तो इसे खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। साइंस ने बेशक तरक्की कर ली हो, लेकिन भूकंप ही एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। भूकंप कब और कितनी तीव्रता का आएगा इसकी सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता। भूकंप से खुद को बचाने का एक ही उपाय है और वो है सावधानी, सतर्कता और फौरन एक्शन में आना। कैसे अलर्ट रहना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए ऐसी स्थिति में, उसके बारे में कुछ एक ऐसे रेडी टिप्स हैं जो आपके साथ एक बार फिर से शेयर किए जाने चाहिए। अगर आपको भूकंप के दौरान अपने आप को आप घर, दफ्तर या किसी बिल्डिंग में पाते हैं तो फौरन बाहर निकले, खुले में आने की कोशिश करें। ऐसे में लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें। सीढ़ियों का इस्तेमाल ही इसमें सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो तो फौरन उतर पाना जाहिर है वहां मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में बिल्डिंग में मौजूद किसी टेबल या बेड के नीचे छिप जाएं। अगर बिल्डिंग से बाहर निकल गए तो फौरन खुले मैदान की तरफ भागें। भूकंप के दौरान खुले मैदान से सेफ जगह कोई नहीं मानी जाती, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आसपास कोई बड़ी इमारत ना हो। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें, बिजली के स्विच को ऑफ कर दें, गैस का कनेक्शन बंद कर दें। भूकंप के दौरान लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हड़बड़ाहट में, पैनिक में ना आए और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ऐसे में स्थितियां और बुरी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी हुंकार भरी। छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ की मेगा सौगात देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जातिगत जनगणना के बीच पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है। सबसे बड़ी जाति गरीब है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर तबाह करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया। यहां विकास या तो बैनर पोस्टर में दिखता है या कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में।
बिहार की जाति आधारित गणना रिपोर्ट पर कांग्रेस के अंदर से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रिपोर्ट को मैनिपुलेटेड बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में सवर्णों की जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है। ऐसे में नीतीश सरकार को इस रिपोर्ट पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने ये मांग भी की है कि अगर रिपोर्ट सही मानी जाए तो बिहार कैबिनेट में बगैर देरी किए 3 डेप्यूटी सीएम शामिल किए जाने चाहिए और नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम वर्ग से एक डेप्यूटी सीएम बगैर किसी देरी के बनाए। तुर्की की संसद पर हमला, 48 घंटे में प्रेसिडेंट एर्दोगन का बदला। पूरी खबर आगे आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सियासत। विदेशी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों से भी पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस के इस एक्शन पर फौरन सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने जहां इसे तानाशाही बताया, तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल। बताया जा रहा है कि मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में नायडू के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अरविंद केजरीवाल को दीमक बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल के साथ कांग्रेस का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। और अब आपके दिल की बात, अक्सर हम इन दिनों देख रहे हैं कहीं कोई चलते हुए अचानक गिर रहा है और पता चलता है कि असल में उसके दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि जवान और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारी अब उम्र का लिहाज नहीं कर रही। जैसा मैंने आपको बताया, छोटे बच्चों से लेकर नौजवान तक कोई भी इसकी चपेट में कभी भी आ सकता है। इसलिए छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। दिल की सेहत को लेकर और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। हाल ही में दुनिया ने वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट किया, लेकिन क्या जागरूकता बढ़ी? अगर आपको सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो रहा है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। घबराहट, अचानक पसीना आना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, एकदम से धड़कनें बढ़ जाना, ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अपने दिल का ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी रहने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और साल में कम से कम एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना बेहद जरूरी है। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें, क्योंकि ये दोनों दिल के दुश्मन हैं। नियमित एक्सरसाइज करें, लेकिन अचानक कठिन व्यायाम कर दिल पर एकदम से बोझ न डालें। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस है, लिहाजा तनाव से बचने की कोशिश करें। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से वेट कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर 120/80 इसके आसपास ही रखें। हार्ट रेट 55 से 90 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा अनियमित आपकी बीट्स हैं तो डॉक्टर को फौरन मिलें। बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम और गुड कोलेस्ट्रॉल 60 से ज्यादा होना चाहिए। शरीर में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ज्यादा और पोस्ट शुगर लेवल 160 से ज्यादा खतरनाक है। इन पैरामीटर्स का ध्यान जरूर रखिए। मेडिसिन के बाद आज फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। रॉयल स्वीडिश एकेडमी की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रूज और एनियल होइलियर को यह अवार्ड मिला है। इससे पहले कल मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर कैटलिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइजमैन को नोबेल दिया गया था। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार से रौनक गायब रही। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 110 पॉइंट नीचे 19,529 पर क्लोज हुआ। फेस्टिव सीजन से पहले सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 56,577 रुपए पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 67,113 रुपए पर कारोबार किया। योगी राज में मुख्तार अंसारी पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुका है। मुख्तार की माफियागिरी अब उस पर ताला लग चुका है। अब मुख्तार कंगाल होने वाला है। योगी राज में मुख्तार के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हुआ है, नाम है ऑपरेशन पैंथर। इस ऑपरेशन की खबर से ही न सिर्फ मुख्तार बल्कि मुख्तार की पूरी फैमिली टेंशन में आ गई है, क्योंकि योगी की नजर अब मुख्तार की काली कमाई पर है। मुख्तार के खजाने की फाइल खुल चुकी है और बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं। ऑपरेशन पैंथर पर क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन पैंथर एक्चुअली क्या है, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, कहां कहां कितना काला धन मिला है, कितनी बेनामी संपत्ति मिली है, पूरी डिटेल ये रिपोर्ट। जब पैंथर शिकार पर निकलता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार की हर चाल को देखता है। कहीं दूर बैठकर शिकार की एक एक नजर रखता है। चुपचाप दबे पांव शिकार का पीछा करता है। शिकार को भनक तक नहीं लग पाती कि 2 आंखें कई घंटों से उसको देख रही हैं, की तरह उसका पीछा कर रहा है।
लेकिन सही समय आते ही ऐसा हमला कि शिकार का एक बार में काम तमाम। हमला ऐसा कि शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा ही मुख्तार के साथ होने वाला है, क्योंकि इसी थीम पर यूपी में नया ऑपरेशन लॉन्च चल रहा है। नाम है ऑपरेशन पैंथर। नाम मुख्तार अंसारी, उम्र 60 साल, बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अफशा अंसारी, उम्र 55 साल, फिलहाल फरार, पुलिस को सरगर्मी से तलाश। अब्बास अंसारी, उम्र 31 साल, कासगंज जेल में सजा काट रहा है। निखत अंसारी, उम्र 29 साल, चित्रकूट जेल में थी, फिलहाल जमानत पर बाहर। उमर अंसारी, उम्र 25 साल, फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार। मुख्तार से लेकर उमर तक, बेटे से लेकर बहू तक ने कहां कहां तक जमीन खरीदी, कहां की जमीन किसके नाम पर खरीदी, किसने कहां कितना ब्लैक मनी छिपाया, किसने कहां कहां से पैसा बनाया, किसने कहां कितना पैसा लगाया। मुख्तार एंड फैमिली के हर मेंबर की डिटेल निकाली जा रही है। पाई पाई का मिलान हो रहा है, जमीन का एक एक इंच नापा जा रहा है, सब कुछ जांचा जा रहा है। माफियाओं पर सीएम योगी की सख्ती के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन पैंथर चलाया हुआ है। इसी ऑपरेशन पैंथर के चलते गाजीपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति को अटैच किया। इसके बाद राजधानी लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। सूत्रों की माने तो ईडी को पता चला है कि मुख्तार अंसारी की दिल्ली और पंजाब में भी दर्जनों बेनामी संपत्तियां हैं और अब बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मुख्तार को लगा था कि जेल जाएगा तो बच जाएगा। जेल जाना मतलब अड्डा बदलना। धंधा तो वहां से चलेगा, काम वहां से भी होगा। हुआ ऐसा ही कि मुख्तार जेल गया, लेकिन यूपी नहीं, पंजाब में कई सालों तक रोपड़ जेल में रहा। मुख्तार का धंधा खूब चला, अपराध का साम्राज्य खूब फला, खूब फूला। लेकिन 2017 में निजाम बदल गया। यूपी में योगी आ गए। मुख्तार को पंजाब से यूपी ले आया गया। जो माफिया ओपन जीप में घूमकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता था, वही माफिया यूपी आया तो व्हील चेयर पर नजर आया। 6 साल में योगी के सामने मुख्तार को अर्श से जेल के फर्श पर पहुंचा दिया। सत्ता गई, सियासत गई, हनक गई, रुतबा गया, रुआब गया, सब कुछ गया सो गया। लेकिन योगी ने मुख्तार से बाहुबली की पहचान तक छीन ली। माफियागिरी की दुकान पर ताला लगा दिया। मुख्तार पर इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि माफिया मुख्तार पर कुल 61 केस दर्ज हैं। 6 केस में मुख्तार को सजा सुना दी गई। अब नंबर और बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वीं सजा के ऐलान की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन पैंथर लॉन्च हो चुका है। योगी राज में मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ लीगल एक्शन हो रहा है, बल्कि मुख्तार के साम्राज्य को मटिया मेट करने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया। इस चक्रव्यूह में एक तरफ योगी है, योगी का प्रशासन है, तो दूसरी तरफ आईटी और ईडी मतलब इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी जांच एजेंसीज शामिल हैं। योगी का प्लान ऐसा कि इस चक्रव्यूह में फंसा मुख्तार का परिवार पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। मुख्तार मंडली के पास न पैसा रहेगा, न जमीन बचेगी, न मददगार बचेंगे और न पनाहगार मिलेंगे। मुख्तार पर चौतरफा एक्शन हो रहा है। यूपी में मुख्तार की एक एक डिटेल निकाली जा रही है। हर जिले में मुख्तार की काली कमाई की जांच की जा रही है। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी एक्शन। आयकर विभाग की टीम ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से पूछताछ के बाद 23 संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। लखनऊ और गाजीपुर के अलावा बाकी जगहों पर स्थित इन संपत्तियों की जो जांच है वो पूरी कर ली गई है और अब एक एक कर इनको जब्त किया जा रहा है। इन सब के अलावा 2 अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जब्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग को ऑपरेशन पैंथर को और तेज करने का आदेश दिया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस ऑपरेशन पैंथर के जरिए मुख्तार के अर्थतंत्र पर कड़ा प्रहार किया जाए और इसे मुकाम तक पहुंचाया जाए।
कुछ दिनों पहले ऑपरेशन पैंथर के तहत लखनऊ में मुख्तार की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया। गाजीपुर में मुख्तार की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। ईडी ने उरई और जालौन में कुछ महीने पहले मुख्तार के खिलाफ एक्शन लिया और 3 करोड़ 30 लाख की संपत्तियों को जब्त किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल से लेकर पंजाब तक आर्थिक कारोबार फैला हुआ था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान ये बातें सामने आई हैं कि अरबों के इस अर्थतंत्र को संभालने के लिए मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनको भी हायर कर रखा था। अगर उसके अर्थतंत्र की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं और इसके अलावा जो कुछ नजदीकी गुर्गे थे उनके नाम से लगभग दर्जन भर की संख्या में जो कंपनियां थी वो खड़ी कर रखी थी और इन कंपनियों के जरिए वो अरबों का जो कारोबार था वो करता था। अगर कारोबार की बात करें तो सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट था मुख्तार का वो टावर के कारोबार में था। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी उसने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और ये जालौन में जो एक्शन हुआ, इस एक्शन में मुख्तार के करीबी जितेंद्र सपारा का नाम आया। इनपुट ये कि मुख्तार ने जितेंद्र के साथ मिलकर करोड़ों की काली कमाई को वाइट करने का काम किया। ईडी के सोर्सेज बताते हैं कि जितेंद्र सापरा मुख्तार और उसके परिवार की कंपनियों में पार्टनर है। जितेंद्र की एक कंपनी मेसर्स मऊ ऑर्गेनिक्स है जो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की फर्म है। जानकारी के मुताबिक ईडी को पता यह भी चला कि जितेंद्र सापरा के नाम पर मुख्तार ने गाजीपुर, दिल्ली और पंजाब में कई संपत्तियों को खरीदा। जितेंद्र सापरा फरार है, ईडी को तलाश जारी है। मतलब यह कि ऑपरेशन पैंथर में सिर्फ मुख्तार फैमिली को ही टारगेट पर नहीं लिया गया, मुख्तार का हर मददगार रडार पर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऑपरेशन सिर्फ यूपी तक सीमित है। यूपी के साथ साथ पंजाब और दिल्ली में मुख्तार की काली कमाई की संपत्तियों की तलाश चल रही है। जांच का दायरा और बढ़ सकता है। सीधे तौर पे मुख्तार की कंपनियां नहीं थी, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके करीबी लोग ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका जो लाभ का लिखा पढ़ी में जो लाभ का अंश होता है वो उनके तक पहुंचता था। और तमाम कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए इस तरीके के वो किए जाते थे कि मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइप की कंपनियां बनती थी जिसमें कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती थी, एलएलपी होती थी, पीपीपी होती थी।